ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। नाम से क्या लग रहा है? केमिकल ही लग रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड समथिंग, और काइनेटिक्स मतलब समथिंग रिलेटेड विद स्पीड। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली विल बी डीलिंग विद स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्पीड यानी कि रेट, स्पीड या रेट एक ही बात है, स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन, ये मेन कंटेंट होगा इस चैप्टर का। तो बेसिकली इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे 3 पार्ट्स में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्चुअली कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन। दूसरे सेक्शन में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करें, वो क्या फैक्टर्स है जिस पे रिएक्शन का रेट अफेक्ट होता है। मतलब एक तो डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इससे रिलेटेड स्ट्रेट क्वेश्चंस कैसे आते हैं। दूसरा वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है ना। और तीसरा पार्ट जो हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अगर इन जनरल आपसे पूछे, सब केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हुए हो, कहीं अच्छे से कहीं बुरे से, कैसे भी कहीं ना कहीं आपने केमिकल काइनेटिक्स एक बार देखा तो है ही पूरा कंटेंट। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आते दिमाग में क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने लगते हैं? ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, आर्हेनियस इक्वेशन, ये सारी चीजें आने लगती हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आते ही दिमाग में यही आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन, मॉलिक्यूलैरिटी का क्वेश्चन, आर्हेनियस इक्वेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस आने लगते हैं दिमाग में, है ना। ये सारी बातें जो ज्यादातर केमिकल काइनेटिक्स का सबसे बड़ा वाला पोर्शन कवर करती है, वो कहां पढ़ेंगे? यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग में, है ना। यानी इस चैप्टर का जो मेन सेक्शन होगा वो क्या होगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसी सेक्शन के अंदर हम ऑर्डर की बात, मॉलिक्यूलैरिटी की बात, या फिर आर्हेनियस इक्वेशन यानी टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात भी यही करेंगे। ठीक है, लास्ट में एक छोटा सा सेक्शन है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और शुरू में एक छोटा सा सेक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें स्ट्रेट रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। सीधा सीधा पूछे व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब समझते हैं हम? इस रेट से एक रिएक्शन की स्पीड से एक रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। एक जनरल स्पीड की बात करें, मतलब मान लो हम यहाँ से जयपुर जा रहे हैं, तो स्पीड की बात करें तो क्या कहेंगे? यहाँ से जयपुर 250 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यही होगा स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर देंगे, आपको स्पीड मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा हमारी गाड़ी का, है ना। वैसे ही अगर रिएक्शन की रेट की बात करें तो एक रिएक्शन जब हो रही है, रिएक्शन की जब काइनेटिक्स की बात करो, एक रिएक्शन जब हो रहा है तो उसमें क्या चेंज हो रहा है? कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ हो रहा है, घट रहे होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, यानी समय के साथ चेंज क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में चेंज या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में चेंज विद टाइम। मान लो आपने शुरू किया कोई रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपका लिया आपने 10 मोल, है ना, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट जो है वो 2 मोल बच गया, तो रिएक्टेंट कितना चेंज हुआ? 10 से 2 8 का चेंज आया। और इस पूरे प्रोसेस को कराने में मान लो 4 मिनट लगे, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 8/2 मोल्स पर मोल्स, मतलब कंसंट्रेशन तो मोल्स पर लीटर में और टाइम हमने मिनट में ले लिया, तो पर मिनट, मोल्स पर लीटर पर मिनट। यानी पहले कंसंट्रेशन था 10 मोल्स पर लीटर, एट द एंड ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रह गया 2 मोल्स पर लीटर, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो गया? 8 मोल्स पर लीटर। ये पूरा प्रोसेस हुआ 4 मिनट के अंदर, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 8 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। समझ आई बात? तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। शुरू में मान लो प्रोडक्ट 0 था, थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, प्रोडक्ट बना तो मान लो कि 10 मिनट में 4 मोल्स पर लीटर, मतलब 4, शुरू में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 था, 10 मिनट बाद प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया हमने, वो आया 4 मोल्स पर लीटर 10 मिनट के बाद। तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 4 मोल्स पर लीटर बाई 10 पर मिनट, यानी 4/10 मोल्स पर लीटर पर मिनट। समझ में आई बात? तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। स्ट्रेट, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन की बात किस तरह के रिएक्शंस के लिए करते हैं? कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा होगा तो ऐसे रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करते हैं। कोई रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा होगा तो ऐसे रिएक्शंस के लिए भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करते हैं। बहुत फास्ट रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करनी होती है। जो बहुत स्लो हो रहा है वहां पे भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात हमें नहीं करनी होती। तो कहां करनी होती है? मॉडरेट रिएक्शंस में, जो रिएक्शंस ठीक ठाक स्पीड में हो रहे हो, है ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। ठीक है, तो यानी आयनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट होता है, ऐसे रिएक्शंस में हम केमिकल काइनेटिक्स की बात नहीं करते हैं, है ना। जो बहुत बहुत स्लो है
ऐसे रिएक्शंस के लिए भी केमिकल काइनेटिक्स की बात नहीं करेंगे। तो इन जनरल जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स में होने वाले रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर डील करता है। ठीक है, आयनिक रिएक्शंस की कोई बात नहीं होगी केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में, है ना। तो जनरली इस चैप्टर में जो रिएक्शंस आपको दिए होंगे एग्जांपल्स में, वो क्या होंगे, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स पे होने वाले रिएक्शंस, जो ना बहुत फास्ट होते हैं ना ही बहुत स्लो होते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो ये जनरल बात होगी जो आपको पता होना चाहिए कि स्लो या मॉडरेट रिएक्शंस पे ही हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह से निकालेंगे, एक तो एवरेज रेट और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। भाई सीधी सी बात है, यहां से मैं सुबह 9 बजे निकली जयपुर के लिए और बाई कार 9 बजे मैं निकली, है ना, और सपोज 1 बजे में पहुंच गई जयपुर। 250 किलोमीटर चले हम कितने देर में, 4 घंटे में, है ना। तो 250/4 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड है। कितनी, एवरेज स्पीड, ये तो एवरेज स्पीड है ना। 250/4 मतलब 240/4 कर लो, मतलब नियरली 80 किलोमीटर, नहीं सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई। ये एवरेज स्पीड आई 60 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, लेकिन क्या किसी भी टाइम पे हमारी स्पीड यही रही होगी? मतलब 9 बजे हम निकले थे तो क्या 9:50 पे हमारी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर सी रही होगी? या किसी भी टाइम पे देखे तो यही स्पीड रही होगी? नहीं, अलग अलग टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपसे बोला जाए 10:15 पे स्पीड क्या है एग्जैक्ट एट दैट टाइम, तो दैट स्पीड इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। टोटल चेंज अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज। समझ में आ गई बात? तो एवरेज मतलब टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड है उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको निकालने का तरीका बताऊंगी, लेकिन फील तो आ गया व्हाट इज एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस, और जो टोटल चेंज अपॉन टोटल टाइम टेकन वो क्या है, एवरेज स्पीड या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का क्या तरीका होगा? सपोज हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन हमने ले लिया, 2x + 3y = 5z। कोई भी रिएक्शन लेना है तो सपोज हमने इस तरह का रिएक्शन लिया, 2x + 3y = 5z। ये कोई रिएक्शन है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस रिएक्शन के लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी, कौन सा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात, तो उसको कैसे लिखते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जब भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आएगा। अच्छा, क्या कभी स्पीड नेगेटिव में हो सकता है? स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव में आ रहा है, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है? नहीं। इसलिए जब भी आप रिएक्टेंट्स के टर्म में लिखोगे तो हमेशा वहां पे कोएफिशिएंट लगाओगे नेगेटिव साइन का, ध्यान रखना। जब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखोगे तो उसको क्या लिखोगे, नेगेटिव साइन के साथ, जैसे नेगेटिव और नेगेटिव मिला के क्या हो जाए, पॉजिटिव। ठीक है, और जब भी प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखोगे तो वहां पे पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, क्योंकि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो फाइनल माइनस इनिशियल ये क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल क्या होंगे, नेगेटिव वैल्यू होंगे, है ना। तो इनके टर्म्स में जब लिखोगे तो नेगेटिव कोएफिशिएंट के साथ, इनके टर्म्स में जब लिखोगे तो पॉजिटिव कोएफिशिएंट के साथ। एक बात, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x बाई टोटल चेंज इन टाइम, टोटल टाइम टेकन, है ना। और साथ में जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं इससे हम डिवाइड करते हैं, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं इससे हम डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले तो रिएक्टेंट्स के टर्म में लिख रहे हैं तो माइनस, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, इसलिए 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, which will be equal to -1/3 delta y by delta t, which will be equal to 1/5 delta z by delta t। समझ आ गई बात? जब रिएक्टेंट्स के टर्म में लिखोगे तो माइनस साइन के साथ, जब प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखोगे तो प्लस साइन के साथ, और जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को उससे आप डिवाइड करोगे, है ना। ये एक्सप्रेशन है किसका, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का, टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, रिएक्टेंट में हमेशा माइनस साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये चेंज हमेशा नेगेटिव निकल के आएगा रिएक्टेंट्स के लिए, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? सो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। मतलब अगर इस रिएक्शन का रेट निकालना है
तो किसी का भी डेटा दिया हो, एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हो या वाई के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हो या जेड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हो, किसी के भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज का इंफॉर्मेशन आपको दिया होगा तो आप रिएक्शन की रेट प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? जैसे आपको दिया 3a + b = 2c, ये रिएक्शन है, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, क्या आएगा? -1/3 डेल्टा a बाई डेल्टा t इज इक्वल टू माइनस डेल्टा b बाई डेल्टा t इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा c बाई डेल्टा t। ठीक है, इस तरह का हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म आता है रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। प्रोडक्ट क्या होता है? अपीयर होता है या डिसअपीयर होता है? अपीयर होता है। और रिएक्टेंट क्या होता है? डिसअपीयर। तो एक स्टेटमेंट ऐसा भी होता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है सी, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी अगर आपसे पूछा जाए, मतलब सी किस स्पीड से बन रहा है, अपीयर हो रहा है, तो वो क्या होगा? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। फिर वहां पे कोएफिशिएंट्स का कोई मतलब नहीं है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है तो क्या होगा? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ठीक है, वैसे ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट, उस रिएक्टेंट का चेंज अपॉन टोटल टाइम टेकन, यहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है। यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मतलब डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है। किस स्पीड से गायब हो रहा है भाई? टोटल ए, समझ रहा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इतना था, इतने से इतना हुआ, डिफरेंस आ गया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, इसी रेट से वो डिसअपीयर हो रहा है। यहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है ना? तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये हो गया। अब सवाल उठता है साइन का, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब क्वेश्चन में बोल ही रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, किस स्पीड से गायब हो रहा है, गायब होने की स्पीड ही बतानी है, तो वहां पे आपको नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, किस स्पीड से बन रहा है, वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव साइन का कोई सेंस नहीं बनता है। तो जब भी रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आए तो आप क्या करोगे? हमेशा मॉड में बात करोगे, यहाँ पे आपको साइन लगाना नहीं है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का डेटा दिया होता है क्वेश्चन में, कि आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा उसमें बोलेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज दिस मच, यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना? तो आपसे अगर बोल दिया कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज एक्स, यूनिट के साथ बोल दिया है ना, इसी प्रोसेस के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एक्स है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक्स बाई 2। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस बाई हाफ, तो एक्स बाई 2। समझ में आगे बात? इस तरह के इंफॉर्मेशन दिए होते हैं, आपको उससे डिकोड करना होता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? बोलो। एक अगर डिसअपीयरेंस पूछे तो वो सी का डेटा दिया हुआ है तो 3/2 टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा ना? बिल्कुल, दिए नहीं, सी का डेटा दिया तो 2/3 टाइम्स ना। ये एक्सप्रेशन आपको ये पूछा जाए, हाँ सॉरी, ये इधर जाएगा 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स। आपसे ये इसका डेटा दिया और ये पूछ रहा है आपको, तो ये इधर चला आएगा। इन्हीं तीनों को इक्वेट करना होता है, मतलब ये एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए कि इस तरह से हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। फिर इनमें से कोई भी डेटा दिया होगा, आप मतलब आप समझना, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए और रेट ऑफ रिएक्शन, इन चारों चीजों को आप रिलेट कर सकते हो इस एक्सप्रेशन को लिख के। ठीक है, तो कोई भी एक चीज देकर के आपको बाकी चीजें रिलेट करने को बोली जाती है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, है ना, और बाय टाइम मतलब पर सेकेंड, तो मोलैरिटी पर सेकेंड या फिर मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट हो जाएगा। कभी कभी रिएक्टेंट्स अगर गैसियस स्टेट में हो तो प्रेशर की बात कर सकते हैं, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की जगह आप चेंज इन प्रेशर कर लोगे तो एटीएम, और टाइम को सेकंड में तो एटीएम पर सेकंड। ठीक है ना, तो एटीएम पर सेकंड भी हो सकता है या कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो ये ऐसे दोनों के यूनिट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करो, अभी जो हमने सीखा उसको देख लो इम्प्लाई करके।
इसका आंसर सिर्फ -2। कैसे भी दे दो, मोल मतलब यूनिट बता देना, मोल पर मिनट है ना, मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, और इसका +6 और इसका +4। ठीक है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में कैसे आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में हो सकता है क्या? 2 हो जाएगा, +2 कर ले। और अगर पर सेकेंड में ले तो 1/30 हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखना आपको क्या दिया हुआ है। पहले तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करा के हमें अमोनिया बनाना है, तो सबसे पहला क्या काम होगा, हम एक्सप्रेशन लिख ले, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, N2 + 3H2 gives 2NH3। सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा। ठीक है, उसके बाद आप रेट का एक्सप्रेशन लिख लो। रेट क्या हो जाएगा, डेल्टा N2 माइनस बाई डेल्टा T should be equal to -1/3 डेल्टा H2 by डेल्टा T should be equal to 1/2 डेल्टा NH3 by डेल्टा T। ये इतना काम हमें कर लेना है। अब आपको जो क्वेश्चन दिया उसमें क्या बोला है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 moles ऑफ नाइट्रोजन डिसअपियर्स इन 1 मिनट। डिसअपियर्स इन 1 मिनट यानी आप इस लाइन को डिकोड करो, 2 moles ऑफ नाइट्रोजन डिसअपियर्स इन 1 मिनट, यानी डेल्टा N2 बाई डेल्टा T की वैल्यू आपको क्या दी है, -2। डिसअपियर हो रहा है यानी बाद में कम हुआ है, पहले ज्यादा था, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना हो गया, -2। तो इसकी वैल्यू दी है आपको -2 मोल्स, है ना, और 1 लीटर का वेसल है ना, -2 मोल्स पर लीटर पर मिनट। ये हो गया। ठीक है, अब माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 मोल्स पर लीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है कि नाइट्रोजन डिसअपियर हो रहा है, मतलब पहले ज्यादा था और बाद में कम हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, 2 मोल्स, तो डेल्टा N क्या हो जाएगा, -2। क्लियर। तो मोल्स पर मिनट में अगर कायदे से कुछ नहीं लिखा हो तो यूनिट क्या लिखना चाहिए, पर सेकंड में लिखना चाहिए। तरीका क्या है, पर सेकंड में लिखना, अगर ऑप्शंस पर मिनट में ना हो तो। ठीक है ना, तो अगर इसको पर सेकंड में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/30, है ना, मतलब इसका आंसर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, 1/30। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 1/30 रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन मतलब आपको ये चाहिए, ये चाहिए, और ये कितना है, 1/30, तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स यानी 1/10। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन मतलब आपको ये चाहिए, तो 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, तो कितना हो जाएगा, 1/10। और तीसरा पार्ट क्या पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, यानी आपको ये चाहिए, ये चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन यानी 1/50। समझ आ गई बात। तो ये एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए विद साइन, जो डेटा दिया उसको डिकोड करिए सही से। ठीक है, डिकोड कर लिया, बस आपको वैल्यूज रखने हैं। बोर्ड एग्जाम का टॉपिक है भाई, ध्यान से देख लीजिए लिखना क्या है कॉपी में। ठीक है, नोटबुक में क्या भर के आना है। ठीक है, आपको वो एक्सप्रेशंस लिखने आने चाहिए। एक्सप्रेशंस लिखने के बाद आप ये चीजें, मतलब ये जो फाइनल आंसर, हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी होती है और बोर्ड के एग्जाम की स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा पूरा फोकस कहां होता है, फाइनल आंसर पे, जो भी अप्रोक्सीमेशन करना, शॉर्टकट्स मारना, सब करके फाइनल आंसर चाहिए। यहां पे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, फाइनल आंसर इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, फाइनल इंपॉर्टेंट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एट ऑल द अदर स्टेप्स। तो आप कौन सा चैप्टर है, आपको क्या डाटा दिया हुआ है वो भी छाप दो तो भी कुछ मिलता है, फिर आप कौन से चैप्टर से किस फॉर्मूला से वो सॉल्व होगा उतना भी लिख दो तो वहां भी आपको कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा आपको बूंद बूंद करके मिलता है, एक साथ नहीं मिलता है ना। जियो या मरो वाली स्थिति नहीं होती बोर्ड के एग्जाम में, आराम से जिए आप, धीरे 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 नंबर मिलता है, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ उनको दिखा दीजिएगा। आप सब कुछ करके रफ में और फाइनल आंसर लिख देंगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज करना होगा, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले इसकी कि आपको क्या लिखना होता है। हमें आता तो सब कुछ है, पर पेपर पे क्या लिखे, हम तो खचपच खचपच करके करते हैं पूरे साल,
इधर कॉपी में ऐसे इधर उधर कुछ 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 किया, मैम आंसर ये। अब कॉपी में क्या परोसे ये पता ही नहीं है, तो कॉपी में क्या परोसना है उसका फॉर्मेट ये, इस तरह से आपको कॉपी में परोसना पड़ेगा, जिसको देखने के बाद एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई तुमने कुछ बोर्ड के लिए भी पढ़ाई करी है, अब कुछ दिया जा सकता है आपको परोस के, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्शन का रेट जब हम निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। यानी डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, चेंज इन टाइम इज टेंडिंग टू जीरो, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए, तो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो मतलब क्या हो गया, वो dt, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम के लिए वो इंस्टेंटेनियस हो गया। अगेन वही रिएक्शन ले लिया, अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एक्सप्रेशन रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन बनेगा वहां पे सारे डेल्टा को हम क्या करेंगे, d से रिप्लेस करेंगे, तो सेम वैसा ही -1/2 dx/dt शुड बी इक्वल टू -1/3 dy/dt शुड बी इक्वल टू 1/5 dz/dt, ठीक है। सेम वही चीज होगा क्योंकि हमको इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो फॉर ए वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, है ना, आपको वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब इसको हम ग्राफिकली निकालते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर किसी रिएक्शन का बोले, मान लो इधर मैंने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इधर टाइम का लिया है, तो समय के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है या घटता है, कम होता है, कम होता है। इन जनरल तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ कम होना चाहिए, कुछ बड़े स्पेशल रिएक्शंस को छोड़ दें, तो एक जनरल दिमाग में क्या चलता है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो समय के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। और कैसे कम होगा, लीनियरली कम होगा, एक्सपोनेंशियली कम होगा, ये सब अलग बात है, लेकिन कम तो होगा, ये तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। रिएक्शन हो रहा है यानी प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ चेंज होगा, वो समय के साथ लीनियरली चेंज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है, दैट इज डिफरेंट मैटर, पर घटेगा ये तय है। यानी ये जो ग्राफ आएगी इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप, समय के साथ ये घटेगा। तो अब ऐसा ये हो सकता है या फिर स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पर नेगेटिव स्लोप होगा ये तय है, और प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ेगा, यानी इसमें एक पॉजिटिव स्लोप होगा। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या ऐसा कर्व हो सकता है, लेकिन बढ़ता हुआ ही रहेगा। समझ में आ रही क्या बात। तो रिएक्टेंट का हमेशा नेगेटिव स्लोप आएगा और प्रोडक्ट में हमेशा पॉजिटिव स्लोप आएगा। अब इंस्टेंटेनियस निकालना है यानी एनी पर्टिकुलर टाइम, तो जिस पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे, यहाँ पे एक टाइम है, इस पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। वो जो ग्राफ है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो अच्छी बात है, अगर वो एक क्या कहते हैं कर्व लाइन है, जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, कर्व लाइन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे x के केस में, इस वाले इक्वेशन के लिए x और t के बीच में, x क्या रिएक्टेंट, x और t का ग्राफ ऐसा दिया हुआ है ना। एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, इस इंस्टेंट के करस्पॉन्डिंग आपको बोला कि आप इंस्टेंटेनियस रेट बताओ, तो आपने क्या किया कि इसके करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट पे आपने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। कर सकते हैं क्या, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो अब इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, ये अगर थीटा है तो, ये थीटा है तो tan थीटा, यहाँ पे -180 माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा dx/dt आएगा, क्या dx/dt आएगा। यानी इसके स्लोप से आपको क्या मिल जाएगा, dx/dt मिल जाएगा, मिलेगा। वो dx/dt को आप यहां रख दोगे, क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा। यानी ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से डायरेक्टली आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं मिलता है, इस ग्राफ से आपको डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन नहीं मिलता है। इस ग्राफ से आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ x का कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ टाइम है, तो इस ग्राफ का स्लोप निकालोगे, तो आपको क्या मिलेगा, dx/dt। अच्छा, ग्राफ का स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पहले ही बताओ। नेगेटिव आएगा। dx/dt पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव ही आना चाहिए ना dx/dt, क्योंकि रिएक्टेंट तो समय के साथ घट रहा है ना। यानी इसका जो स्लोप आएगा नेगेटिव में, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ dx/dt। वो dx/dt की वैल्यू आप यहां रखोगे, एक नेगेटिव वैल्यू होगी, वो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी dx/dt डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू द रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्टेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। समझ आ गई क्या बात, ठीक है, क्लियर और नॉट। तो tan थीटा आपको dx/dt देगा, tan थीटा dx/dt देगा। अच्छा, थीटा हमेशा इधर से लेते हैं कि इधर से लेते हैं, पॉजिटिव साइड से, है ना, मतलब इधर से पॉजिटिव साइड,
या फिर कह लो यहां से इधर की तरफ, है ना। हमेशा थीटा क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। थीटा हमेशा क्या लेना है, इधर, ठीक है। थीटा हमेशा इधर लोगे तो ये थीटा क्या हो जाएगा, dx बाई dt आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, अगर नेगेटिव स्लोप होगा तो यहां पे dx बाई dt की जगह आप क्या रख दोगे, बस जो वैल्यू आएगी tan थीटा की, और dx बाई dt विल बी इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू यहां रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन का ग्राफ दिया हुआ है तो अब क्या होगा, बढ़ता हुआ स्लोप आएगा, है ना, ऐसा होगा। अगेन एक एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो अगेन आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ऐसा टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ये वाला साइड अभी भी थीटा होगा। अब tan थीटा क्या होगा, dz बाई dt, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, पूरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी ये ग्राफ जो है इंस्टेंटेनियस रेट का, ये जो ग्राफ आ रहा है dx यहाँ पे x और t का या z और t का, ये जो ग्राफ है इसे डायरेक्टली रेट नहीं मिल रहा है, इसे क्या मिल रहा है, dx बाई dt या dz बाई dt मिल रहा है। इससे जो वैल्यू मिली उसको जब आप यहां प्लेस करोगे तब आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। समझ आ गई क्या बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे ये 2p plus 3q gives r, है ना, 2p plus 3q gives r। ये अब आपसे पूछता है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन 1/3। यहां पर tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा क्या आ जाएगा, dq बाई dt आएगा, है ना, वो कितना आएगा, -1 आएगा क्या, dq बाई dt क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। अब आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -1/3 dq बाई dt, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1/3, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1/3, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर क्या हो जाएगा, वो भी 1/3। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर रेट के बराबर ही होगा, तो भी कितना होगा, 1/3, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी, तो कितना हो जाता, 2/3 हो जाता। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, डिसअपीयरेंस ऑफ पी कितना हो जाता, 2/3, -1/2 dp बाई dt, -1/2 dp बाई dt शुड बी इक्वल टू, ये कॉन्सेंट्रेशन है ध्यान रखना, है ना, -1/2 dp बाई dt इज इक्वल टू -1/3 dq बाई dt, है ना, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाल लिया 1/3, तो dp बाई dt कितना हो जाएगा, 2/3, dp बाई dt क्या हो जाएगा, 2/3। तो अगर आपसे पूछ लेता रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ p बताते तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 2/3। बोलो प्रखर, कोई कमेंट, समस्या कर लेंगे क्या, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखेंगे जब भी इस ग्राफ से हम सॉल्व करते हैं, बहुत बार क्या होता है कि हमने निकाला, आंसर आ गया tan थीटा -1, ऑप्शन में कहीं -1 का ऑप्शन होगा, फट से टिक नहीं करना, ये ध्यान रखना इस ग्राफ से जो tan थीटा निकाल रहे हैं वो क्या बता रहा है, dq बाई dt निकाल बता रहा है। अब आपको देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें dq बाई dt रेट के साथ कैसे रिलेट हो रहा है, यानी dq बाई dt की वैल्यू यहां डाल के आपको रेट मिलेगी, और उसके बाद आपसे dp बाई dt पूछ रहा है या dr बाई dt पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है वो आप बता सकते हो रिलेट करके। तो ये एक्सप्रेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां से आएगा ये एक्सप्रेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। दीज आर द स्टेप्स जो आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में। करिए क्वेश्चन और करिए, 2a plus b gives 3c, ये ग्राफ है, 5 सेकंड्स पे आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, तो हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया है, वैल्यू कितनी आ रही है 30 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा -tan30, वैल्यू कितनी होती है tan30 की 1/√3, तो dB बाई dt क्या हो जाएगा -1/√3, ये एग्रीड है ना। रेट ऑफ रिएक्शन का पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे इसको देख करके, ठीक है। फिर यहां से हमको मिल जाएगा dB बाई dt की वैल्यू क्या आ जाएगी
-1/√3। तो dB by dt की वैल्यू -1/√3 आ गई, यहां रखा है इसको, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा 1/√3। तो रेट ऑफ रिएक्शन स्ट्रेट आ गया 1/√3। दूसरा आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए पूछ रहा है, मतलब इंटू 2। रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमेशा मॉड में लेते हैं, तो इंटू 2 हो जाएगा, यानी 2/√3। ठीक है ना। फिर तीसरा आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी यानी डीसी बाई डी पूछ रहा है, तो 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन है ना, तो 3/√3 यानी कि √3। कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन स्ट्रेट जो आपको dx बाई dt के टर्म्स में आते हैं। तो ये हो गए स्ट्रेट रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं। ठीक है, अब दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। कौन सा सेक्शन था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। वैसे तो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इस चैप्टर में जो हमें डिटेल में डील करना है वो क्या है, 2 फैक्टर्स है। कौन कौन सा, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। टेम्परेचर चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट होगा, या कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट होगा, इसी को डिटेल में पढ़ना है ना। टेम्परेचर चेंज करने पे यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मली क्या लगता है, बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए है ना। तो टेम्परेचर चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन जनरली बढ़ता है। बाकी कैसे बढ़ता है, मतलब बढ़ तो रहा है पर किस हिसाब से बढ़ रहा है ये कौन बताएगा, आर्हेनियस इक्वेशन। ये डिटेल में देखेंगे दूसरे वाले फैक्टर के बाद। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन। तो फिलहाल के लिए मैंने बस इतना बोल दिया कि जनरली हम बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, किस हिसाब से बढ़ता है, क्या रिलेशन से बढ़ता है ना, वो अभी डिटेल में पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन में। ठीक है, मतलब आज तो नहीं पढ़ेंगे, मे बी नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम बेसिकली डील करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या इवन प्रोडक्ट्स, यानी जो भी रिएक्शन में चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके कंसंट्रेशंस पे रिएक्शन का रेट कैसे इफेक्ट करता है, वो हमें आज डील करना है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स है जिसपे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे रिएक्शन कैसे अफेक्ट होता है, वो डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज इन द केमिकल रिएक्शन। आपने कोई केमिकल रिएक्शन लिखा, A + B gives Z है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, लेट इट बी डी कोई कैटलिस्ट है, ये केमिकल रिएक्शन लिख दिया। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए A और B क्या है, रिएक्टेंट, Z क्या है, प्रोडक्ट, D लेट इट बी एनी कैटलिस्ट। तो ये 4 स्पीशीज दिख रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन पे, A, B, D और Z, ये 4 स्पीशीज दिख रहे हैं इस पूरे केमिकल रिएक्शन में। तो इन चारों स्पीशीज में से सब पर या किसी एक पे या उनमें से किसी कुछ पे कंसंट्रेशन चेंज के साथ रिएक्शन कैसे अफेक्ट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट होता है, वो हम समझने जा रहे हैं। और वो जो एक्सप्रेशन, वो रिलेशन जो बताए कि रेट ऑफ रिएक्शन इनके कंसंट्रेशन में चेंज से कैसे अफेक्ट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट और लॉ एक्सप्रेशन बेसिकली क्या बताता है, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। रिएक्टेंट पे ही हो ये जरूरी नहीं है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ही डिपेंडेंट हो ये जरूरी नहीं है। रिएक्टेंट के अलावा प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से भी चेंज हो सकता है, कभी कभी कैटलिस्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो on the concentration of various species taking part in chemical reaction, rate of reaction कैसे डिपेंड करता है वो कौन बताता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। समझ आ गई बात। तो जनरली वी से कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इन जनरल अगर आपसे बोले कि भाई ये चीज रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रही है, इस चीज के रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है, तो नॉर्मली दिमाग में क्या आएगा, ये चीज जितना ज्यादा लेंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा, ये चीज जितना कम लेंगे प्रोडक्ट उतना कम बनेगा। पर ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी बढ़ा लो, रिएक्शन के रेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ तो रिएक्शन का रेट कम होता है। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, है ना। तो एनीवेज डिपेंडेंस ऑफ कंसेंट्रेशन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन पे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, ये हम पढ़ते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट इट मे आल्सो डिक्रीज और रिमेन अनअफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है। जनरली हम कहते हैं कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट
बढ़ेगा। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट घट जाए, या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए रिएक्शन के रेट को कोई फर्क ही ना पड़े, ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना। ROR में डिपेंड ऑन वन और ऑल और नन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट है ना, मान लो A और B दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है A के कॉन्सेंट्रेशन चेंज के साथ वेरी कर रहा हो, लेकिन B के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करो तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ रिएक्शंस में जिसमें A B C 3-4 एंटिटीज रिएक्ट कर रही है, सबकी कॉन्सेंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होता है ना। मतलब सीधी सीधी बात है कि एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी एंटिटीज हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो कैटलिस्ट हो, किसी के भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज से रिएक्शन का रेट अगर अफेक्ट हो रहा है तो किस रिलेशन से वो अफेक्ट हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन में आल्सो डिपेंड ऑन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, बता ही दिया मैंने आपको। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है? इट एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इवन प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट, है ना। तो आप कह सकते हो इट एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ना बोल के कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। ये ज्यादा जनरलाइज्ड टर्म होगा, ठीक है ना, चाहे वो कैटलिस्ट हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो रिएक्टेंट हो, है ना। तो इट एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। ठीक है, और ये पता करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, क्या है, एक्सपेरिमेंटल। मतलब एक ही कंसंट्रेशन को हमने डबल किया तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा, या रिएक्शन का रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, या रिएक्शन का रेट 9 टाइम्स हो जाएगा, या रिएक्शन का रेट 1/2 टाइम्स हो जाएगा, ये हम पेपर पे कुछ देख के नहीं बता सकते हैं। इसको बताने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, क्या, एक्सपेरिमेंटल मेथड। भाई ए मैंने 2 मोल लिया था तब रिएक्शन का रेट ये था, ए हमने 4 मोल ले लिया मतलब डबल कर दिया, तब रिएक्शन का रेट चेंज हुआ या उतना ही रह गया या घट गया, ये देखेंगे, वो रेट निकालेंगे और उसके बाद हमको पता चलेगा डिपेंडेंस कैसा है ना। यानी देयर इज ओनली वन मेथड टू नो द डिपेंडेंस। किसका डिपेंडेंस? रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन चेंज पे डिपेंडेंस, और वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। बिना एक्सपेरिमेंट के आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हो कि रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का या कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने से रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन दिया है 2A + B गिव्स प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया, ये डेटा दिया होता है आपको, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि जब A के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया और B के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया गया। ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो रहा था, है ना, किसी स्पीड से हो रहा था। थोड़ी देर बाद हमने क्या किया, ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया और बी के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो पाया गया ऐसा कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। ए डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। ठीक है, और इसका क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ए के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई ए डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल ही हुआ है, डबल हुआ है। ए आपने 2 गुना किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुना हुआ, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ए डबल करो तो वो भी डबल हो रहा है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, फिर दूसरा डेटा क्या कहता है कि ए के कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया और बी के कंसंट्रेशन को डबल किया। ए के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया हमने और बी को कंसंट्रेशन को हमने डबल किया, तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया। बी डबल तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। तो ए को डबल करने पे डबल हो रहा है, बी को डबल करने पे 4 टाइम्स हो गया। यानी ए के कॉन्सेंट्रेशन पे और बी के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंस पता चल गया कि हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो ये जो डिपेंडेंस है इसको अगर हम एक साथ लिख ले दोनों को, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻1 एंड B⁻2। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, रेट इज इक्वल टू K A⁻1 B⁻2। ये जो एक्सप्रेशन बनता है इसको हम क्या बोलते हैं,
रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो सीधा सीधा अगर बोले तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बताता है? डिपेंडेंस ऑफ rate of reaction, dependence of rate of reaction on concentration of various species taking part in reaction। ठीक है ना, समझ आ गई बात? के क्या है? रेट कांस्टेंट। भाई रेट ऑफ रिएक्शन का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये तीन टर्म्स यूज होते हैं, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। उसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों कहा गया उस पे आते हैं अभी, है ना। सो दीज आर द टर्म्स व्हिच आर यूज्ड फॉर दिस के। क्लियर? और इसको हम क्या बोले? रेट लॉ एक्सप्रेशन। जैसे अब हमारे पास बोला जाए कोई एक रिएक्शन है 2a + b गिव्स प्रोडक्ट, ये कोई रिएक्शन है और एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन a टू द पावर x और b टू द पावर y, a टू द पावर x और b टू द पावर y, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना। तो अब इससे क्या पता चला कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? r इक्वल टू k a रेज टू पावर x एंड b टू द पावर y। यहां पे x को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a। ये जो पावर्स हैं ये क्या बताते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, y इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b, और x और y को जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसमें ऑर्डर क्या है? डिफरेंट जो कॉन्स्टेंट स्पीशीज है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, जो डिफरेंट स्पीशीज है उन सबके पावर्स को जब आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो x + y इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो n = x + y और उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है भाई रिएक्शन का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, 4 टाइम्स हो गया, है ना, 8 टाइम्स हो गया, तो क्या हो गया? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को आपने डबल किया और रिएक्शन का रेट हाफ हो गया, रिएक्टेंट बढ़ाया और रिएक्शन की रेट घट गई, मतलब क्या हो रहा है? इनवर्स हो रहा है, तो वहां पे पावर क्या होगा? नेगेटिव। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी डालते जा रहे हो, रिएक्शन का रेट चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब ऑर्डर क्या हो गया? जीरो, है ना। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है। आपने क्या कहते हैं 4 टाइम्स किया, एक ही कंसेंट्रेशन को 4 टाइम्स किया, लेकिन रिएक्शन का रेट सिर्फ 2 टाइम्स ही हुआ। तो एक को 4 टाइम्स किया और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? सिर्फ 2 टाइम्स हुआ, मतलब हाफ है पावर, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए। क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x + सारे पावर्स को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट के को बोलते हैं, है ना। अब सपोज हमारे पास ये ऑर्डर था के a⁻x b⁻y, ये एक एक्सप्रेशन है, एक रेट लॉ एक्सप्रेशन है जिसमें a और b का रिएक्शन हो रहा होगा, है ना, उनका डिपेंडेंस इनके कॉन्सेंट्रेशन पे x और y के पावर्स में आ रहा है। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a इज x एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b इज y। ये कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट से ये डिपेंडेंस हमको पता चली। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब जितने भी स्पीशीज रेट लॉ एक्सप्रेशन में आ रहे हैं, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 कर लूं और इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 कर लूं तो 1 टू पावर एनीथिंग विल बी 1, 1 टू द पावर एनीथिंग, 0 को छोड़ के विल बी, नहीं 0 को छोड़ के क्या, 0 को लेके भी, है ना, वो वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो k के बराबर हो जाएगा यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? k के बराबर हो जाएगा। तो जब सारे स्पीशीज जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में अपीयर हो रहे हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन जब आप 1 लोगे तो फिर रेट k बिकम्स इक्वल टू रेट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक टर्म्स कब लगाते हो? स्पेसिफिक डेंसिटी, तो आप यूनिट मास के लिए, है ना। तो जब आप स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हो यानी चीजों को क्या ले लिया? एक के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तो जब इसको 1 और इसको 1 लिया तो जब रेट ऑफ रिएक्शन आया वही क्या है? k, इसीलिए इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं, है ना। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूनिटी, है ना,
यानी ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 है तो रेट जो है वो के बराबर होगा। के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज 1, हेंस कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो बोर्ड के एग्जाम पे एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है क्या ये, वेरी शॉर्ट आंसर में, डिफाइन वेलोसिटी कांस्टेंट। आता है भाई, वेरी शॉर्ट आंसर वाले नहीं आ रहे हैं, बंद हो गए, गुड। ये तो लास्ट ईयर के पेपर में ही देखा है, एमसीक्यू। वन मार्क्स वाले में मतलब तो वो 2 मार्क्स वगैरह के आते हैं डिफाइन। खैर चलो 1 मार्क 2 नंबर में ही मान लो, कोई बात नहीं, 2 नंबर में ही मान लो, है ना। इसकी यूनिट पूछ लेगा, रेट कांस्टेंट क्या है, उसकी यूनिट कैसे डिफाइन होगी। तो चलो यूनिट ऑफ के की यूनिट क्या हो जाएगी, सीधा के यही होगा रेट ऑफ रिएक्शन। उस वाले रिएक्शन के लिए अगर देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन वाज था के ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई, तो के क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन बाई ए रेस टू एक्स और बी रेस टू वाई। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट मोल पर लीटर, इसकी यूनिट मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर रेस टू एक्स प्लस वाई यानी मोल पर लीटर रेस टू एन, मोल पर लीटर रेस टू एन हो गया नीचे, है ना, ऊपर मोल पर लीटर और साथ में पर सेकेंड। तो ऊपर मोल पर लीटर पे पावर क्या है 1 और नीचे मोल पर लीटर पे पावर क्या है n, तो मोल पर लीटर रेस टू 1 माइनस एन पर सेकेंड, है ना, मोल पर लीटर रेस टू 1 माइनस एन पर सेकेंड, ये फाइनल यूनिट आ गई, मोल पर लीटर रेस टू 1 माइनस एन पर सेकेंड, ये क्या है, यूनिट ऑफ के। ठीक है, बोलो नितिन, ठीक है, ये मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये मोल्स पर लीटर, ये मोल्स पर लीटर, तो टोटल मोल्स सेम बेस है, तो मोल्स पर लीटर इज टू एक्स प्लस वाई क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मोल्स पर लीटर इज टू एन, ऊपर मोल्स पर लीटर इज टू 1 और यहाँ एन, तो ऊपर जाके 1 माइनस एन, तो मोल्स पर लीटर इज टू 1 माइनस एन पर सेकेंड, ये क्या हो गया, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जब हम आगे पढ़ते हैं तो आपको जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उसमें मोस्टली बताया होता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, अकॉर्डिंगली हम उसके इक्वेशंस यूज करते हैं उसको सॉल्व करने में। कभी कभी होता है क्या कि आपको नहीं दिया होता है कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है ना, तो अब आपको वो प्रिडिक्ट करने के लिए डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ना देकर के आपको क्या दे देगा, जो के देगा, के की यूनिट से आपको पता चल जाएगा, के की यूनिट से आप पता कर सकते हो कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है, अकॉर्डिंगली आप वो काइनेटिक्स यूज करोगे। तो जब भी आपको रिएक्शन में ये नीड आए कि हमको इसका ऑर्डर नहीं पता है, हम कौन सा एक्सप्रेशन लगाएं, ऑर्डर तो पता ही नहीं है, तो ऑर्डर देने का एक इनडायरेक्ट मेथड क्या है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ के, तो आप के की यूनिट पे सर्च करेंगे, तो के की यूनिट आप देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब सपोज जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर एन की वैल्यू क्या हो गई 0, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिर्फ पर सेकेंड, यानी के की यूनिट अगर पर सेकेंड में दी हो तो सीधा बोल सकते हो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर का इनवर्स और पर सेकेंड, ठीक है ना। हाफ ऑर्डर माइनस हाफ ऑर्डर के लिए माइनस हाफ यानी मोल पर लीटर इज टू 3/2 पर सेकेंड, है ना, मोल्स पर लीटर इज टू 3/2 पर सेकेंड। ठीक है, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको के की वैल्यू दी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है, कभी पूछा नहीं जाएगा ऐसा, ये आपको निकालना होगा इन बिटवीन द क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट करना होगा क्या, इस वैल्यू के हिसाब से, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा स्ट्रेट, आप पावर्स को इक्वेट कर दोगे और आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चन करिए एक,
रेट वाला एक्सप्रेशन तो बहुत आसान है ना, ए का पावर 2 हो जाएगा और बी का पावर -1, तो नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, या तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो यही पार्ट्स है और इसमें भी सारे ही पार्ट्स, और आपको लिखना आना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड अलोन, ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा क्या, ठीक है। और बी का कॉन्सेंट्रेशन हाफ किया तो 2 टाइम्स, टू द पावर -1 है, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन हाफ करने पे रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स। तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए और बी दोनों को डबल किया, ए को डबल किया तो 4 टाइम्स और बी को डबल किया तो हाफ। बी को डबल करने पे हाफ, क्योंकि इनवर्स रिलेटेड है, तो बी को डबल करने पे हाफ, ए को डबल करने पे 4 टाइम्स, तो नेट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 4, इसका आंसर 2, इसका आंसर 2। लास्ट वाला, कंटेनर का वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया, कंटेनर का वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया A/3 1/3 टाइम्स, और बी का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो गया 1/3 टाइम्स, है ना। तो उसको क्या किया हमने, स्क्वायर किया, तो वो क्या हो गया 1/9, और उसका स्क्वायर किया, सॉरी उस पे -1, तो क्या हो गया 3 टाइम्स, तो ओवरऑल क्या हो गया 1/9 इंटू 3 यानी 1/3। समझ आ गई बात। अब इसको लिखेंगे कैसे, मतलब ओरली तो हमारा काम हो गया, टिक लगाने वाला काम तो हो गया, ठीक है। अब परोसेंगे कैसे इसको आप अपने आंसर शीट में, तरीका एक बार देख लो कैसे करना होता है। आपको ये एक्सप्रेशन दिया था, रेट वाला एक्सप्रेशन यही आया था आपका, रेट वॉज के A/2 B/-1, ये इंफॉर्मेशन दिया था, उससे आपने लिख लिया, है ना। अब आपको बोला है कि ए के कंसेंट्रेशन को डबल किया, ए के कंसेंट्रेशन को डबल किया तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, यही तो बोला है। तो हमने नया रिएक्शन का रेट लिखा R', ठीक है, और ए के जगह क्या लिख दिया 2A, क्योंकि ए को डबल किया है, तो ए की जगह हमने क्या लिख दिया 2A, और बी तो उतना ही रखा था, पहला इंफॉर्मेशन ये तो था कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, तो क्या होगा, तो ए की जगह हमने क्या लिख दिया 2A, बस। तो ये क्या हो जाएगा 4A², क्या इसको लिख सकते हैं 4A²। तो अब क्या करेंगे R/R', इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो कैसे के कैंसिल, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, बस 4 का एक फैक्टर बच जाएगा, यानी R' क्या हो जाएगा 4 टाइम्स R, यानी पुराने वाले रिएक्शन का 4 टाइम्स हो गया। ये लिखने का तरीका, इतना लिख देंगे, मतलब और कोई तरीका नहीं है जिससे आप पेपर पे इसको लिख के दिखाओगे, ठीक है। तो ये आपका गिवन इक्वेशन है, जो चेंज करके एक नया रेट आएगा उसको आपने R', R1, R2 जो भी लिखना है लिख दीजिए, और जो चेंज है उसको यहाँ पे इस इक्वेशन में मेंशन करिए, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, तो पुराने वाले रेट के रिस्पेक्ट में नया वाला रेट आपको आ जाएगा। तभी तो आप बताओगे कि पुराने वाले रेट के रिस्पेक्ट में ये बढ़ा घटा या सेम रहा। समझ आ गई बात, ठीक है। सिमिलरली दूसरा वाले में आपको क्या बोल रहा था कि बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो क्या होगा, ऐसा ही तो पूछा था, सॉरी बी का कॉन्सेंट्रेशन हाफ करने पे पूछा था, तो नया वाला आर हमने निकाला है, ए को चेंज किया नहीं, बी को हाफ किया मतलब B/2 कर दिया। अब निकाल लो इन दोनों का रेशियो, R' अगेन आ जाएगा R के टर्म्स में। समझ आ गई बात, क्लियर। इस तरह से एक्सप्रेशंस लिखते हैं, ठीक है। तीसरे वाले में दोनों को डबल किया था, ए की जगह 2A, बी की जगह 2B, अगेन रेशियो निकाल लो, आपको आ जाएगा R', ठीक है। और लास्ट वाले में क्या किया था हमने, कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया था 1/3, वॉल्यूम 3 टाइम्स कर दिया था, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा ए का 1/3 और बी का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा 1/3, है ना। अब ये दो रेट आ गए, ये ओरिजिनल रेट और ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने के बाद रेट, तो नया वाला रेट आ गया। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, R' आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ R। समझ आ गई बात। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर पेपर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें रिलेशंस होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, तो आपको ऐसे एक्सप्रेशंस लगा के उसको सॉल्व भी करना होता है ना। एक क्वेश्चन ये करिए, नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट वो पढ़ने से नहीं आता है, 2-3 टर्म्स दिए हुए हैं, आपके नहीं आएगा और कुछ कह भी नहीं सकते हैं, करेक्ट। एक आध क्वेश्चन तो आ जाता है, ऑर्डर 3, ठीक है। बाकी रेट और एक्सप्रेशन बताओ, A/1 B/2, ठीक है क्या, A/1 और B/2, ए को डबल करने पे डबल ही हो रहा है, बी को, ए और बी दोनों को डबल करने पे 8 टाइम्स हो रहा है, तो ए को डबल करने पे 2 टाइम्स, यानी बी को डबल करने पे 4 टाइम्स, तो बी का स्क्वायर, ठीक है।
ये तरीके से सॉल्व करने का तरीका, तरीके से सॉल्व करने का तरीका जो एग्जामिनर को पसंद आएगा। ठीक है, नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जो आपको दिमाग में रखनी है, जो कोई मिसकंसेप्शन नहीं बताना। ऑल्दो मैं कई बार ऑलरेडी बोल चुकी हूं, फिर सीधा सीधा नहीं बोला, उसको सीधा सीधा बोलने जा रही है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहीं से भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से लेना देना उसका नहीं है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैव नथिंग टू डू विद द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी रिएक्शन लिखा है सपोज कि 2N2O5 gives 4NO2 plus O2। अब इसमें कहीं से भी आप ऐसा मत करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू N2O5 टू द पावर ऑफ 2, ये नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 लिखा है तो ये इस कोएफिशिएंट्स को आपको पावर में लगाना नहीं होता है। ये कोएफिशिएंट्स पावर में आए ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है, कभी कभी होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है ना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कभी भी दिमाग में ऐसा नहीं बैठाना है आपको कि ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ही पावर में लगाना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि N2O5 के ऊपर 1 टाइम्स ही डिपेंडेंट है ये, है ना, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन फ्रॉम अ प्रोडक्ट कैन आल्सो बी प्रेजेंट। मैंने बार बार बोला है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन इज डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीशीज टेकिंग पार्ट ऑन रिएक्शन। तो जो आप रिएक्शन लिख रहे हो उसमें जितने भी स्पीशीज है उनमें से किसी पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर सकता है, चाहे वो रिएक्टेंट हो, चाहे प्रोडक्ट हो, या कभी कभी कैटलिस्ट पे भी, है ना। यानी प्रोडक्ट वाले टर्म्स भी रेट एक्सप्रेशन में आ सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ओजोन का ऑक्सीजन में जो कन्वर्जन है, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ओजोन के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और साथ में ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऑक्सीजन और ओजोन यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो दिमाग में ऐसा कोई पिक्चर नहीं बनाएंगे कि रिएक्शन का रेट सिर्फ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर सकता है। इन रेट लॉ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सम रिएक्टेंट में बी एब्सेंट। यानी जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सभी रिएक्शन के रेट को गवर्न करें ये जरूरी नहीं है। सब गवर्न कर सकते हैं, कुछ गवर्न करें और कुछ गवर्न ना करें, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी के भी कॉन्सेंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट ना हो। ये सारी बातें हो सकती हैं, है ना। जैसे ये रिएक्शन है NO2 का CO के साथ रिएक्शन करा के NO + CO2, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है। देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है NO2 के कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी CO के कंसंट्रेशन को बढ़ाओ या घटाओ, रिएक्शन के रेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू CO ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, और किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ NO2 के कॉन्सेंट्रेशन पे। क्लियर। इन रेट लॉ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ कैटलिस्ट में भी प्रेजेंट, में बता दिया प्रोडक्ट भी हो सकता है और कैटलिस्ट भी हो सकता है। जैसे ये रिएक्शन है ना, इसका जब रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा गया तो पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो O2 के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है और NO के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसके कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। दो रिएक्टेंट्स है, एक का कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस है, दूसरे पे डिपेंडेंस है नहीं, यानी इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाओ घटाओ रिएक्शन के रेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको चेंज करने पर रिएक्शन का रेट चेंज हो रहा है। इवन जो कैटलिस्ट है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे भी रिएक्शन का रेट अफेक्ट हो रहा है। ऑल्दो हम कहते हैं कैटलिस्ट इज एनीथिंग व्हिच डू नॉट गेट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, जितना लगेगा उतना वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना लगा उतना वापस मिल गया, लेकिन शुरू में कितना लगा दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट समटाइम्स, है ना। तो कैटलिस्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, ऑल्दो एट द एंड वो पूरा मिल जाएगा वापस, लेकिन फिर भी शुरू में कितना लिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जहां पे कैटलिस्ट भी रेट एक्सप्रेशन में अपीयर होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक टर्म आता है क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन, और उसका कॉन्ट्रास्ट टर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, है ना। सिंपल रिएक्शंस या एलिमेंट्री रिएक्शंस मतलब ऐसे रिएक्शंस जो एक स्टेप में होता है, जो एक स्टेप में हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन। और जो रिएक्शंस एक से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है, सपोज ऐसा कोई रिएक्शन है 3A + 2B = C, ये कोई रिएक्शन है, पर ये रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है। और इसका मैकेनिज्म सपोज आपको दे दिया गया कि पहले स्टेप में क्या होगा, A के 2 मोल्स B के साथ रिएक्ट करके P बनाएंगे, फिर अगले स्टेप में ये जो P बन रहा होगा वो A के टोटल 3 मोल्स यूज हो रहे हैं,
तो पहले 2 यूज हुआ, अब तीसरा मोल ए का जो है वो पी के साथ कंबाइन करके क्यू बनाएगा, और फिर ये जो क्यू बना है वो बचा हुआ 1 मोल जो बी का है उसके साथ रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट सी बनाएगा। इन तीनों रिएक्शंस को अगर हम जोड़ दें तो नेट इक्वेशन वो मिल जा रहा है या नहीं? पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, टोटल 3a and 2b इज गिविंग सी। नेट एक्सप्रेशन मिल गया आपको। यानी ये जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन हो रहा है। कोई भी रिएक्शन अगर एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है तो सभी रिएक्शन की स्पीड बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसमें रिएक्शन का ओवरऑल रेट कौन से स्टेप पे डिपेंड करेगा? कौन सा होता है? स्लोएस्ट स्टेप। आरडीएस तो रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विल बी स्लोएस्ट स्टेप, है ना? तो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है। अब मान लो आपको बता दिया कि स्टेप 1 इज स्लोएस्ट स्टेप, आपको बोल दिया कि स्टेप 1 इज स्लोएस्ट स्टेप, ये स्टेप सबसे स्लो हो रहा है तो पूरे रिएक्शन का रेट जो है वो इसी पे डिपेंड करेगा। भाई ये कितना भी फास्ट हो रहा है, कितना भी फास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, जब तक पी बनेगा नहीं तब तक रिएक्शन आगे होगा नहीं। यानी पी का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ओवरऑल पी किस स्पीड से बन रहा है यही पूरे रिएक्शन के रेट को बताएगा। मान लो ये आरडीएस होता तो ये कितना भी फास्ट बन जाता, जब तक ये होता नहीं रिएक्शन आगे हो ही नहीं पाता, तो इस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो स्लो स्टेप चाहे फर्स्ट स्टेप हो, चाहे सेकंड स्टेप हो, चाहे लास्ट स्टेप हो, जो भी स्लो स्टेप होगा वही ओवरऑल रिएक्शन के रेट को गवर्न करेगा। ठीक है? तो अब अगर कोई मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, ध्यान सुनना, कोई मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है मतलब वो एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है, उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और वो स्टेप देख के आप बता सकते हो कि रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा और किस हिसाब से डिपेंड करेगा। यानी अगर आपको बता दिया गया कि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, ये स्लो स्टेप है, तो अब आप इसका रेट वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन ए एंड बी, दोनों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि स्लो स्टेप यही है, यही स्टेप है जो रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न कर रहा है, तो इस पर डिपेंड करेगा। यानी a टू द पावर 2 और b टू द पावर 1 आप बोल सकते हो। तो अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है ना, तो जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो क्या होगा? आरडीएस होगा, और आरडीएस के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं आप उसको डायरेक्टली पावर में लगा सकते हो। यानी जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में लिखते हो ना, लॉ ऑफ मास एक्शन, जो के लिखते हो, जो स्पीशीज रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये लिखते हैं ना, तो वो वाला काम अब आप यहां पे आप कर सकते हो। समझ आ गई बात? तो अब आप कह सकते हो कि अगर ये स्लो स्टेप है तो आप कह सकते हो रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर ऑफ 2 एंड बी रेज टू पावर ऑफ 1। क्लियर? तो अगर कोई मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, आपको उसका मैकेनिज्म दे दिया और बता दिया कि ये स्लो स्टेप है, अब आप उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अच्छा, ये भी कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट से ही तो रिलेट हो गया, मैकेनिज्म लिख दिया मतलब, और ये आरडीएस है बता दिया, कैसे पता चला है? एक्सपेरिमेंटली पता चला है। तो कहीं ना कहीं आप रेट कैसे लिख रहे हो? एक्सपेरिमेंटली ही लिख रहे हो। ठीक है ना? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन आरडीएस इज यूज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी यहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन, गुलबर्ग एंड वागे का लॉ ऑफ मास एक्शन यहां पे क्या है? एप्लीकेबल है ना? जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम लिखते हो a प्लस बी गिव्स 2a प्लस बी गिव्स 3c प्लस डी, ध्यान से सुनना, ये है ना? इसमें आप के इक्विलिब्रियम क्या लिखते हो? c क्यूब बाई इंटू डी अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी। ये कैसे आता है? ये कैसे आया ये एक्सप्रेशन? के इक्विलिब्रियम के लिए वो एक्सप्रेशन कैसे आया? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर। तो फॉरवर्ड की रेट क्या लिखते हो आप? के ए का के एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के एफ, तो के एफ ए का स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन है इंटू बी इज इक्वल टू के बी सी का क्यूब इंटू डी। यही तो होता है एट इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर, है ना? तो अब के एफ बाई के बी अगर करें, के एफ बाई के बी, ये रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट, दो कांस्टेंट का रेशियो अगेन एक कांस्टेंट होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यही क्या हो जाएगा? ये इधर आ गया तो ये इधर चला जाएगा, सी क्यूब इंटू डी अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी। यही है गुलबर्ग एंड वागे लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है? तो यहां पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है इसको ही तो पावर में लगा रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ही पावर में लिखा है। तो ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हो रहे हैं, बेसिकली ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस है ये मानते हैं क्या? इधर से इधर सिंगल स्टेप रिएक्शन, इधर से इधर भी
सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसीलिए आपने डायरेक्टली उसको अप्लाई कर लिया है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है ना। यहां पे जब आप इस ध्यान समझना, जब इस रिएक्शन के लिए आपने क्या लिखा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इस रिएक्शन को देख के आपने डायरेक्टली बोल दिया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये है, तो हर जगह क्यों नहीं बोल पा रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन ये है? इस साइड रिएक्शन जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन आपने ये लिखा ना, यही स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पावर में लगाए। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आपने ये लिखा है, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है यही पावर में लगाए, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन हो रहा है तो वो सिंगल स्टेप रिएक्शन से इक्विलिब्रियम में जाते हैं। इधर से इधर एक स्टेप में होगा, इधर से इधर एक स्टेप में होगा, तो ही वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में जाएगा। समझ आ गई बात? तो अब मैं क्या बोल रही हूं कि अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है तो उसका जो आरडीएस है, स्लोएस्ट स्टेप है, वो आपको बता दिया गया कि आरडीएस है, तो इसके जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है वो डायरेक्टली आप रेट लॉ एक्सप्रेशन में पावर्स में यूज कर सकते हो। यानी ऐसे यहां पे आपका लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब मैं ये कह रही हूं कि कोई रिएक्शन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो वो एक स्टेप में ही होगा, वही उसका आरडीएस होगा। एक स्टेप में ही हो रहा है तो वही इसका क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यानी एक एलिमेंट्री रिएक्शन पे आप डायरेक्टली उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हो। एक एलिमेंट्री रिएक्शन के जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं उनको डायरेक्टली आप पावर में यूज कर सकते हो। समझ आ गई बात? फॉर ए सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन विच अकर्स इन सिंगल स्टेप, इट itself is RDS and hence their law of mass action is applicable। मतलब अब कोई रिएक्शन दे दिया जाए आपको, अब बोल दिया जाए सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इतना बता दिया कि वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, अब आप उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को पावर में लगा दोगे। कोई रिएक्शन लिख दिया जाओ, कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है आपको, बोले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, नहीं बता सकते हैं। या तो आप एक्सपेरिमेंटल डेटा दे दो, और या तो आप बता दो ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या मल्टीपल स्टेप है। एलिमेंट्री है तो भी हम लिख देंगे, और आप बता रहे हो मल्टीपल स्टेप्स है तो आप उसके स्टेप्स बता के कम से कम उसका आरडीएस बता दो कौन सा है, तब भी हम उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख देंगे। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के 3 तरीके हो सकते हैं। या तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन के डिफरेंट पैटर्न बता दो, क्या चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होता है, वो इन्फॉर्मेशन दे दो, तो भी हम आप एक्सप्रेशन लिख के बता देंगे हम, है ना। सिंगल स्टेप रिएक्शन ये बोल दो तो भी हमारा काम हो गया, और अगर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो आप उसका मैकेनिज्म बता दीजिए और बता दीजिए आरडीएस क्या है, तब भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख देंगे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि हम रेट लॉ एक्सप्रेशन बता पाए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देख के बता पाए। कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें आप दोगे तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बता सकते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब 2x + 3y = 4z, ये कोई रिएक्शन है, इसके लिए एक्सपेरिमेंटली ऐसा आया रेट लॉ एक्सप्रेशन x⁻², y⁻3। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। समझ आ गई बात? अगर ये पावर्स मैच कर रहे हैं मतलब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है। जैसे मान लो आपको बोला H2 + I2 = 2HI, लिख दिया, ये सिंपल रिएक्शन है, मतलब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K मतलब K H2⁻1 एंड I2⁻1, यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 2। ठीक है। अब जैसे मान लो H2 + Cl2 = 2HCl है, अगर हमने इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसा लिखा, पर एक्सपेरिमेंटली आया कि इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन ये नहीं होता है भाई, ये होता है H2⁻0 Cl2⁻0। इसका क्या मतलब हुआ? एक्सपेरिमेंटल डेटा ये कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है? ये क्या बता रहा है? दिस इज नॉट अ एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज अ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। समझ में आई बात? यानी इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अगर पावर में चले गए तो रिएक्शन कैसा है? एलिमेंट्री। और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स और वहां पे जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में पावर्स है वो सेम नहीं है, मतलब वो क्या है? मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। समझ में आई बात? दिखने में दोनों रिएक्शंस एक जैसे दिख रहे हैं, पर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। ये कैसा है? फोटोकेमिकल रिएक्शन है। आप देखो ना हाइड्रोजन पर डिपेंड कर रहा है ना क्लोरीन पर डिपेंड कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन या क्लोरीन दोनों में से किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ता है। तो ये क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब दोस रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। तो लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शंस मोस्टली क्या होते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस क्या होते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन के रेट जो है वो किसी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वहां पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइट की इंटेंसिटी मतलब
नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक इतने स्पेस पे कितने फोटॉन्स एक यूनिट टाइम में स्ट्राइक कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा फोटॉन्स, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, 1 to 1। एक फोटोन जाएगा, एक जगह स्ट्राइक करेगा, एक बॉन्ड को तोड़ेगा। एक फोटोन जाएगा, एक जगह स्ट्राइक करेगा और एक बॉन्ड को तोड़ेगा। अब उस फोटोन की कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए भाई, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर x कैलोरी चाहिए तो उस फोटोन की एनर्जी कम से कम x कैलोरी होनी चाहिए। अब अगर उस फोटोन की एनर्जी 3x कैलोरीज है तो क्या वो जाएगा तो वहां पर 3 बॉन्ड को तोड़ देगा? नहीं, वो जाएगा तो एक बॉन्ड ही तोड़ेगा। समझ में आई बात? तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो 1:1 रिएक्शन होते हैं, मतलब एक फोटोन एक बॉन्ड तोड़ेगा। एक फोटोन एक बॉन्ड तोड़ेगा तो अब उसकी कुछ मिनिमम एनर्जी तो चाहिए, लेकिन उसके ऊपर अगर आप उसकी एनर्जी बढ़ा भी दोगे उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? इंटेंसिटी, कितने फोटॉन्स डाल रहे हो। जितने ज्यादा फोटॉन्स डालोगे उतने ज्यादा बॉन्ड्स टूटेंगे, उतना रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिएक्शन से HCl का बनना, ये कैसा है? फोटोकेमिकल रिएक्शन है। वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? एक छोटा सा सेक्शन और करेंगे, इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि A डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, या 4 टाइम्स हो गया, या 8 टाइम्स हो गया, ऐसा लिख के दिया था। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया है, उसकी बेसिस पे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड मतलब कि शुरुआत में, भाई समझना, कोई रिएक्शन हो रहा है तो समय के साथ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा ना। शुरू में उसका रेट ऑफ रिएक्शन, मान लो शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन मोस्टली सीधा सीधा अगर सोचे लीनियरली डिपेंड करा तो रेट ऑफ रिएक्शन समय के साथ क्या होगा, घटेगा। तो हम जो निकाल रहे हैं, जो डेटा आपको दिया वो इनिशियल रेट, कि ए का कॉन्सेंट्रेशन इतना लिया तो रिएक्शन इस रेट से शुरू हुआ था, ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रिएक्शन का रेट डबल हुआ या हाफ हुआ या 3 टाइम्स हुआ, जो भी हुआ आपको डेटा में दिया हुआ है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको प्रेडिक्ट करना है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसको बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। जैसे आपको इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में लिखे हुए मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस देखे पेपर के अंदर, है ना। क्या दिया है, एक रिएक्शन है 3A + 2B गिव्स प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन है, आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दिया। अब आपको क्या बोल रहा है कि ये इंफॉर्मेशन तो दिए हैं, ए के इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में दिया है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो बी के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में दिया है, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो इनिशियल रेट के बारे में दिया है। मतलब यहाँ पे 3 सेट ऑफ रिएक्शन का डेटा दिया है। पहला डेटा ये है कि जब हमने ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 लिया, बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 लिया, तो रिएक्शन का इनिशियल रेट क्या था, 2 × 10⁻³ ये एक इंफॉर्मेशन हो गया। दूसरा, चेंज किया कुछ, क्या चेंज किया, ए के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया, इसको 0.1 ही रहने दिया। एक दूसरा रिएक्शन कराया दूसरे apparatus में, है ना, ए के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया, बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो पाया गया कि रिएक्शन का रेट चेंज हो गया, कितना हो गया, हाफ टाइम्स, है ना। तो ये हमने क्या रखा है, सेम, ये हमने क्या किया है, डबल, तो इसको डबल करने पे रिएक्शन का रेट क्या हो गया है, हाफ। इससे क्या पता चला हमको कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B⁻⁻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 ⁻
ठीक है, अब तीसरा इंफॉर्मेशन देखो, तीसरे और पहले को कंपेयर करो। यहां पे क्या है, बी सेम है, बी सेम है, ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, यानी बी को चेंज नहीं किया और ए को डबल किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। तो ए को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, डबल हो गया, मतलब ए की पावर 1, ए की पावर 1। तो हमारा रेट एक्सप्रेशन क्या बन गया, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर -1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0। समझ आ गई क्या बात। तो ये वही चीज है जो हमने पहले किया था, वहां सीधा सीधा लिख के दिया था, ये डबल हुआ तो ये 4 टाइम्स हो गया। यहाँ पर डायरेक्टली ये लिख के नहीं दिया है, आपको कुछ डेटा दिया है, आपको खुद ही देखना है कि क्या डबल हो रहा है, क्या सेम रखा है, क्या चेंज कर रहा है और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उसको इन्फर करना है। तो हमने देखा भाई ये डबल हो रहा है, ये सेम है, तो ऐसा करने पे ये आधा हो रहा है, तो हमने कंक्लूड किया कि p टू द पावर -1। ठीक है, अब लास्ट पार्ट और पूछा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताओ।
रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगा भाई, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन और रेट, ये 3 डेटा दिए हैं। कोई भी एक इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो, कौन सा यूज करें जिसमें ए और बी दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, जिससे बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो पावर्स पे काम करना आसान हो जाएगा हमारा, है ना। तो पहला वाला इंफॉर्मेशन ले लेंगे, ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इनिशियल रेट भी दिया है, के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, करने को तो किसी से भी आ जाएगा, लेकिन वो रखना आपके लिए आसान होगा। क्यों? क्योंकि बेस सेम हो जाएगा तो पावर्स पे काम करना इजी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में इसी क्वेश्चन को करना है तो क्या करेंगे, आंसर तो आगे लिखें कैसे, उनको समझाएं कैसे कि ये कैसे आया। तो कैसे आएगा, अगेन ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन, ए पे डिपेंडेंस x और बी पे डिपेंडेंस y, ये हमने लिख दिया। अब ये पहला वाला इंफॉर्मेशन, ये पहला इंफॉर्मेशन था रेट, ये ए का कॉन्सेंट्रेशन, ये बी का कॉन्सेंट्रेशन। ये दूसरे इंफॉर्मेशन का रेट, ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन। ये तीसरे इंफॉर्मेशन का रेट, ए का कॉन्सेंट्रेशन और बी का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक बार 2 और 1 को रिलेट करेंगे, एक बार 2 और 3 और 1 को रिलेट करेंगे, दो है ना, एक बार 2 और 1 को रिलेट करेंगे, एक बार 3 और 1 को रिलेट करेंगे, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x और y की वैल्यू मिल गई, फिर आप किसी भी एक एक्सप्रेशन में x और y की वैल्यू लिख करके k की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस पेपर इन योर बोर्ड एग्जाम्स, दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए। आगे क्या क्या आया बोलो, ए का क्या पावर आया और बी का क्या पावर आया, ए का -4 और बी का 2 आया क्या, ए का -4 और बी का 2। चेक करते हैं, ए का सेम है, बी का डबल हुआ, बी का डबल हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया, तो ये डबल करने पे ये 4 टाइम्स हो रहा है, यानी बी का पावर 2, ये तो हो गया। ठीक है, अब दूसरा इंफॉर्मेशन क्या करें, इसको चेक कर ले, 2 और 3, बी सेम और ए डबल, बी तो सेम है, ए क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ए डबल हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। कितने टाइम्स कम हो रहा है, 1/16 टाइम्स। तो 16 टाइम्स बढ़ा तो पावर कितना आता है, 4, 16 टाइम्स घटा तो पावर -4, है ना। तो a टू द पावर -4, तो a टू द पावर -4 और b का स्क्वायर। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, आ गया ऑर्डर, ओवरऑल क्या आ गया -2। और अब किसी भी एक डेटा में कौन सा वाला डेटा यूज करें, सेकंड वाला डेटा, सेकंड वाले डेटा में यूज करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आ गई क्या बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक और कर लो, A1 B0, ए की पावर 1, भाई ए सेम है, बी क्या हो रहा है, डबल, बी डबल हो रहा है तो ये नो चेंज, यानी बी टू द पावर 0 आई गया। अब हमने क्या किया, बी सेम है और ए डबल हो रहा है, ए डबल हो रहा है तो रेट भी डबल हो रहा है, तो ए टू द पावर 1, है ना।
तो रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 1 या रेट इज इक्वल टू के ए, बस, है ना, के ए, बी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। कर लेंगे क्या? बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मतलब जनरल बातें हो गई, अब नेक्स्ट क्लास में विल डूइंग विथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो मेन आपके सिलेबस में आता है वो क्या आता है? जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, है ना, थोड़ी बहुत बात जनरल ऑर्डर की करके। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना कैसे होता है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ गेटिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसके नेक्स्ट क्लास में मॉलिक्युलरिटी मैकेनिज्म और वीकनेस इक्वेशन, ठीक है। वो